सभी को नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि अपनी 10वीं क्लास की विज्ञान की रिवीजन सीरीज स्टार्ट करी थी अपन ने, उसकी ये दूसरी क्लास है और उसमें एक नमूना प्रश्न पत्र है वो मैं आपके सामने लेकर के और हाजिर हूँ, जिसमें अपन मुख्य रूप से देखेंगे कि जो पांचवा चैप्टर है जैव प्रक्रम वाला है, लाइफ प्रोसेस वाला है, उसमें से माध्यमिक परीक्षा के अंदर कौन कौन से प्रश्न हैं वो पूछे जाने हैं। इस सीरीज के अंदर पूर्व की परीक्षाओं के अंदर पूछे गए प्रश्न या फिर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं इस चैप्टर में से, वो चैप्टर इस श्रृंखला के अंदर शामिल हैं। प्रत्येक चैप्टर में से, और ये एक बोर्ड के नमूने के ऊपर आधारित कि बोर्ड में जिस प्रकार से प्रश्न इस चैप्टर में से पूछे जाने हैं वो प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। ये पीडीएफ आपके सामने है, तो जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तब आप अपने फोन को लैंडस्केप कर लें, यानी कि टेढ़ा करके देखें ताकि फुल स्क्रीन के ऊपर आपको वीडियो दिखे। और वीडियो की क्वालिटी है उसको भी आप 360 पिक्सल के ऊपर कर लेंगे, है ना। 360 के ऊपर जब वीडियो को कर लेंगे तो एकदम से क्लियर है वो, ये सारी चीजें हैं वो दिखाई देंगी। तो देखिए, ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इनकी चर्चा अपन ने कल भी करी थी, लेकिन एक बार फास्ट में इन क्वेश्चन को दोबारा दोहरा देता हूं। अगर आपने पहले ये वीडियो देख भी लिया है, पिछला वीडियो, तो ये रिवाइज हो जाएंगे, और अगर नहीं देखा है तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर नए क्वेश्चन है वो आपकी मेमोरी के अंदर ऐड हो जाएंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं अपन कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, यानी कौन से तंत्र से संबंधित है? पोषण से संबंधित है, या ये श्वसन से संबंधित है, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, या परिवहन से? तो देखिए, वृक्क यानी कि किडनी है वो किससे संबंधित होती हैं? उत्सर्जन तंत्र का एक पार्ट होती हैं, एक हिस्सा होती हैं। ठीक है, तो उत्सर्जन के बारे में अपन यहाँ पर ये देखेंगे। उत्सर्जन तंत्र के अंदर ये हिस्सा है वो शामिल होता है वृक्क। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन जो अपना है वो है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम उत्तक है वो किस प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी होता है यहाँ पर? तो देखिए, जाइलम जो है वो मुख्य रूप से जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो अपना ऑप्शन ए है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसके बाद में अपन अगर आगे बात करते हैं तो देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में टूट करके ऊर्जा देता है। तो पाइरुवेट, देखिए ग्लूकोज है वो पाइरुवेट में टूटता है, और पाइरुवेट बाद में विखंडन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा ये देता है। तो ये पूर्ण रूप से ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर होने वाली प्रक्रिया है। पाइरुवेट के टूटने के तीन पाथ हैं, तीन रास्ते हैं, तो उनमें से पूर्ण ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर जो सामान्य जीवों के अंदर, जैसे मनुष्य के अंदर भी यही घटना होती है, तो यह प्रक्रिया कहां संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होती है। तो अपना ऑप्शन बी है वो यहाँ पर क्या बन जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। इसके बाद में हरे पौधों में होता है स्वपोषी पोषण होता है, या विषमपोषी पोषण, परपोषी, या फिर मृतपोषी? तो देखिए, हरे पेड़ पौधे जो होते हैं उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या पाया जाता है? स्वपोषी पोषण पाया जाता है। इसके बाद में अगला पांचवा क्वेश्चन है, यीस्ट तथा राइजोपस कवक जो हैं उनमें किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? स्वपोषी, विषमपोषी, परपोषी, या मृतपोषी? तो देखिए, यीस्ट और राइजोपस कवक हैं वो मृत जीवों से, मृत अवशेषों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो विषमपोषी तो हैं, लेकिन विषमपोषी के अंदर एक सब कैटेगरी आती है, कौन सी? मृतपोषी पोषण। ठीक है, तो यहां पर बिल्कुल एग्जैक्ट अपना जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? मृतपोषी पोषण होगा। यदि मृतपोषी शब्द यहाँ पर नहीं दिया होता तो अपना आंसर है वो विषमपोषी भी क्या रहता? सही रहता। लेकिन यहाँ पर जब दोनों ऑप्शन दे रखे हैं तो विषमपोषी का और एक क्या है, सब पार्ट जो है वो मृतपोषी है, तो यह आंसर अपन बिल्कुल राइट करेंगे। इसके बाद बात करते हैं, अगर अपन छठवां प्रश्न है तो देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, इसके बाद में क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश। तो बिल्कुल ये सभी चीजें हैं वो आवश्यक होती हैं स्वपोषी पोषण के लिए, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो अपना उपरोक्त सभी यानी कि जो डी आंसर है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 6 अपने क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर इस स्लाइड से हुए, इनको अपन दोबारा से लेंगे। तो देखिए, इसके बाद में आगे 7वें क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं तो देखिएगा, यह अपना 7वां प्रश्न है। इसके अंदर अपन जब बात करते हैं तो देखिएगा, 7वां प्रश्न है, एंजाइमों द्वारा भोजन का अधिकांश पाचन है वो कहां पर होता है?
तो एंजाइमों द्वारा भोजन का अधिकांश पाचन जो है वो क्षुद्र आंत्र में यानी कि छोटी आंत में होता है। इसके बाद में रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? तो रुधिर का तरल भाग है वो क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। और उस प्लाज्मा के अंदर मिक्स क्या होती हैं या उसके अंदर तैरती हुई निलंबित अवस्था के अंदर क्या होती हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, और जो प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है, प्लेटलेट्स ये इसके अंदर मिक्स होती हैं, यानी कि ये रक्त कोशिकाएं हैं वो होती हैं और तरल भाग है वो क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। फिर एक परिसंचरण में रुधिर है वो हृदय से कितनी बार गुजरता है? तो एक परिसंचरण चक्र में रुधिर है वो हृदय से कितनी बार? 2 बार गुजरता है, यानी कि द्विपरिसंचरण तंत्र पाया जाता है मनुष्य की बात करें मुख्य रूप से तो। इसके बाद में अगला 10वां क्वेश्चन है, मनुष्य मुख्य रूप से किसका उत्सर्जन करता है? तो मनुष्य के अंदर देखिए मुख्य रूप से नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद हैं, उनके अंदर अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया ये होते हैं। लेकिन मानव जो है वो उत्सर्जन के रूप में कौन से पदार्थ का उत्सर्जन करता है? यूरिया का उत्सर्जन करता है। तो अपना सी आंसर ठीक ही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो ब्लड की क्लॉटिंग के लिए, रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन के है वो उत्तरदायी होता है। तो अपना आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? डी आंसर ठीक ही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन आता है, कूटपाद किस में पाया जाता है? यानी कूटपाद की सहायता से पोषण निम्न में से कौन सा जीव करता है? तो कूटपाद की सहायता से पोषण की प्रक्रिया है वो किस में होती है? अमीबा के अंदर ही होती है। इसके बाद में बात करें अगर अपन 13वां क्वेश्चन जो अपना है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लेटलेट्स के कारण या श्वेत रुधिर कणिकाओं के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण या उपरोक्त सभी के कारण? तो देखिए रुधिर का लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण पाया जाता है। तो तीसरा सी ऑप्शन है वो अपना राइट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन आता है, निम्न में से उत्सर्जी अंग कौन सा है? ठीक है, यानी कि विभिन्न पदार्थों का शरीर से उत्सर्जन करने वाले अंग। तो मुख्य रूप से तो मनुष्य की बात करें तो वृक्क है वही होता है, लेकिन पसीने के रूप में या गैसों के आदान प्रदान के रूप में मुख्य रूप से पसीना ही है। उसके आदान प्रदान के लिए और पसीने के साथ में लवण जो है, ठीक है, उसके लिए मेंढक वगैरह के अंदर जो उत्सर्जन है वो त्वचा के द्वारा होता है, श्वसन की प्रक्रिया उसके द्वारा होती है। उसके बाद में यकृत, ये भी मुख्य रूप से क्या होता है? यकृत के अंदर यूरिया का संश्लेषण होने की प्रक्रिया पाई जाती है। तो उपरोक्त सभी ऑर्गन्स यानी कि वृक्क, त्वचा और यकृत ये सभी अंग हैं वो क्या होते हैं? उत्सर्जी अंग होते हैं। उसके बाद में मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसके जो ऑप्शन है वो ऊपर दिए हुए हैं, चलते हैं अपन वापस इसके ऑप्शन में, देखिएगा। सबसे बड़ी ग्रंथि मनुष्य के अंदर, तो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो मनुष्य के अंदर पाई जाती है, वो कौन सी है? तो वो है यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि है मनुष्य में कौन सी होती है? यकृत होती है। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, ऑक्सीन क्या है? तो ऑक्सीन एक मुख्य रूप से क्या है? पादप हार्मोन होता है। ना ही तो ऑक्सीजन एंजाइम है, ना ही ऑक्सीजन कोई कार्बोहाइड्रेट है। 17वां क्वेश्चन इसकी बात करते हैं तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निकलने वाली O2 का निर्माण किससे होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के अंदर जो ऑक्सीजन निर्मित होती है उसका निर्माण होता है जल के अपघटन से। किसके अपघटन से? जल के अपघटन से यह प्रक्रिया है वो संपन्न होती है। तो बी आंसर है वो अपना यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 18वां क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण है वो किन किन के अंदर होता है? हरे पौधों में तो बिल्कुल होता है, नील हरित शैवाल में तो इनके अंदर भी होता है, ग्रीन बैक्टीरिया में यानी कि प्रकाश संश्लेषण करने वाले जो जीवाणु होते हैं उनके अंदर तो बिल्कुल सभी में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो अपना यहाँ पर उपरोक्त सभी में ये डी आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसके बाद अपन देखते हैं 19वां क्वेश्चन, प्रकृति में O2 की मात्रा का संतुलन बना रहता है। ऑक्सीजन की मात्रा का संतुलन किस प्रक्रिया से बनता है? श्वसन से, प्रकाश संश्लेषण से, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से या उपरोक्त सभी से? तो देखिए ऑक्सीजन की मात्रा का जो मुख्य रूप से संतुलन प्रकृति में बनता है तो वह चक्र है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा श्वसन से और जो मुख्य रूप से जो प्रकृति में होने वाली प्रदूषणकारी घटनाएं हैं उनसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ती है और उस कार्बन डाइऑक्साइड का पुनः प्रकाश संश्लेषण में उसको एब्जॉर्ब करके और ऑक्सीजन है वो रिलीज करी जाती है। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन की क्षतिपूर्ति प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होती है, यानी उसका जो संतुलन है वो बनाने का कार्य कौन सी एक्टिविटी के द्वारा होता है? पौधों द्वारा होने वाले प्रकाश संश्लेषण से होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 20वां, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहां से होता है? गैसों का आदान प्रदान शिराओं से होता है, पौधे की जो शिराई सिलिका जार होती है उनसे, जाइलम वाहिनिकाओं से या फिर रंध्रों से
या उपरोक्त सभी से? तो देखिए पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान है वो वात रंध्रों के द्वारा होता है। पत्ती के ऊपर निचली सतह पर मुख्य रूप से और क्या पाए जाते हैं, वात रंध्र पाए जाते हैं, उन रंध्रों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट 21वां प्रश्न है, भोजन पाचक रस एवं अपशिष्ट को विभिन्न स्थानों पर कौन नियमित करता है? कौन नियमित करता है? भोजन पाचक रस और अपशिष्ट उनको विशिष्ट स्थानों के ऊपर ले जाने का कार्य है वो मुख्य रूप से कौन करता है? तो यहां पर देखिए स्फिंक्टर, म्यूकोसा, श्लेष्मा उपकला, बी और सी यानी म्यूकोसा और श्लेष्मा उपकला ये दोनों, ठीक है। तो मुख्य रूप से भोजन और पाचक रस हैं वो विभिन्न स्थानों के ऊपर और पहुंचने का कार्य होता है वो मुख्य रूप से म्यूकोसा के द्वारा और श्लेष्मा उपकला दोनों के द्वारा ही होता है। लेकिन ये क्वेश्चन है वो थोड़ा सा हाई लेवल का है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो अपना आता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो देखिएगा एपिग्लोटिस यानी कि घाटी द्वार, इसका मुख्य कार्य है वो क्या होता है? भोजन को फेरिंग्स में, ये शब्द है वो कुछ इंग्लिश वर्ड यूज किए गए हैं, फेरिंग्स के अंदर भेजने का यानी कि जो भोजन नाल होती है उसके अंदर भेजने का कार्य होता है, या फिर भोजन को ट्रेकिया यानी वायु नाल में, श्वास नाल में जाने से रोकना, या भोजन को ड्यूडोनम यानी कि जो ग्रैणी है उसके अंदर भेजना, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो देखिए एपिग्लोटिस या जो घाटी द्वार होता है वो श्वास नाल के ऊपर लगा हुआ होता है, वायुनाल के ऊपर, और उसमें भोजन जाने से रोकता है। तो भोजन को ट्रेकिया में, श्वास नाल या वायुनाल में जाने से रोकना इसका मुख्य कार्य होता है। इसके बाद में निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय से नहीं निकलता है? तो अग्नाशय एमाइलेज भी निकलता है, ट्रिप्सिन भी निकलता है, लाइपेज भी निकलता है, और ये छोटी आंत में जाकर के और अपना जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करते हैं। लेकिन रेनिन जो है वो अग्नाशय से स्रावित होने वाला जो पाचक रस है वो नहीं होता है, जबकि ये क्या होता है, आमाशय के अंदर वर्क करता है। इसके बाद में 24वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्वितीयक श्वसन अंग है? तो द्वितीयक श्वसन अंग मुख्य रूप से प्राथमिक श्वसन अंग है वो फेफड़े होते हैं, और फेफड़ों से जुड़े हुए अन्य जो अंग हैं वो आते हैं, लेकिन मुख या मुंह जो है वो क्या होता है, द्वितीयक श्वसन अंग होता है। उसके बाद में बाएं फेफड़े में कितने लोब या कितनी पालियां होती हैं, कितने हिस्से होते हैं? तो ये अपना बायां फेफड़ा, इधर दायां फेफड़ा, जो राइट अपना लंग्स होते हैं उनके अंदर, दाएं फेफड़े के अंदर तो 3 लोब होते हैं, 3 हिस्से होते हैं, जबकि बाएं फेफड़े में कितने हिस्से होते हैं, 2 हिस्से होते हैं। तो अपना सी आंसर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ही राइट हो जाएगा। तो ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिनकी चर्चा पिछले वीडियो के अंदर भी की गई थी, कुछ नए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसके अंदर जुड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पर इनको आप देखें। मैंने इनको ये बिल्कुल फास्ट ये आंसर है वो बताए हैं ताकि आप कम समय में और अधिकतम बेटर है उसको कवर कर सकें, क्योंकि आपके एग्जाम के बहुत ही कम समय है वो बचा हुआ है, तो ये रिवीजन है वो बहुत फास्ट हो। इसके बाद में अगर अपन बात करें आगे, तो आगे अपने क्वेश्चन आते हैं जो रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले, ठीक है, रिक्त स्थान की पूर्ति वाले इस तरह के क्वेश्चन है वो भी इस चैप्टर में से पूछे जाने होते हैं। तो देखिए इस चैप्टर में से रिक्त स्थान जो बनते हैं तो उनके अंदर देखिएगा मुख्य रूप से कोई वस्तु जीवित है या नहीं, यह जांचने के लिए सबसे अच्छा मापदंड है वो कौन सा है, ठीक है। तो देखिए यूं तो अपन सजीव और निर्जीव में अंतर करते हैं, गति से संबंधित है यूं करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो आणविक गतियां यानी कि शरीर के अंदर, चाहे वो निर्जीव कोई बॉडी है यानी कि कोई वस्तु है, ठीक है, या फिर कोई सजीव, बॉडी का मतलब ये नहीं कि अपना सजीव शरीर ही है, बॉडी का मतलब पूरे को पूरा काय जो स्ट्रक्चर है वही बॉडी है, होल बॉडी है, ठीक है। तो सजीव और निर्जीव के अंदर अगर अपन यूं जांचेंगे जैसे गति, तो पौधों में गति नहीं पाई जाती, मतलब वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक तो नहीं जाते चलकर, लेकिन पौधों के अंदर अणुओं की गति पाई जाती है, जैसे जल का परिवहन होता है, खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है, ऑक्सीजन का परिवहन होता है। तो यहां पर अपना जो ऑप्शन आएगा वो आएगा आणविक गति, ठीक है, आणविक गति। आणविक गति के द्वारा यानी विभिन्न रासायनिक पदार्थों की गति है वो जीवित कोशिकाओं में होती है और निर्जीव में नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा जो अपना क्वेश्चन है वो है खालिस्तान जीवन की निरंतरता के लिए आवश्यक है। तो जीवन की निरंतरता के लिए क्या आवश्यक है, जनन आवश्यक है, जीवन की निरंतरता के लिए जनन है वो आवश्यक प्रोसेस होती है, ठीक है। तो यहां पर अपना जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, जनन बन जाएगा।
इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव अपना भोजन बनाता है या प्राप्त करता है। तो भोजन बनाने या भोजन प्राप्त करने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है। ठीक है, तो यहां पर अपना आंसर क्या हो जाएगा, पोषण। पोषण वह प्रक्रिया है, न्यूट्रिशन वह प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी जीव है अपना भोजन बनाता है या भोजन प्राप्त करता है। नेक्स्ट चौथा जो अपना खालिस्तान वाला क्वेश्चन है, जब तक किसी परपोषी कोशिका में प्रवेश नहीं करते तब तक सजीव के लक्षण प्रकट नहीं करते। यानी ऐसे जीव जो जब किसी परपोषी कोशिका के बाहर हैं तब तक तो निर्जीव हैं और अंदर जाते ही क्या हो जाते हैं, सजीव। तो ऐसा सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी होते हैं वायरस। क्या होते हैं, वायरस, या इनको अपन कह सकते हैं विषाणु। ठीक है, वायरस या विषाणु ये क्या होते हैं, जब तक किसी परपोषी कोशिका में प्रवेश नहीं करते तब तक निर्जीव होते हैं, यानी कि वो तब तक सजीव के लक्षण प्रकट नहीं करते। इसके बाद में अगला पांचवा जो क्वेश्चन है अपना खालिस्तान वाला, श्वसन के दौरान निकलने वाली ऊर्जा के रूप में संग्रहित रहती है। किसके रूप में, किस इकाई के रूप में, तो ये एटीपी के रूप में संग्रहित रहती है। कौन सी इकाई के रूप में, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित रहती है। इसके बाद बात करते हैं अपन, छठवां क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव अपना भोजन बनाता है या प्राप्त करता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो वह प्रक्रिया क्या होती है, पोषण होती है। इसके बाद में सरल अणुओं से जटिल अणुओं का बनना। देखो एक प्रक्रिया होती है उपापचयी प्रक्रिया, है ना, उपापचयी प्रक्रिया। इसके अंदर दो चीजें शामिल होती हैं, एक उपचयन और दूसरा अपचयन। उपचयन और एक अपचयन। देखो जो सरल पदार्थ हैं उससे जटिल अणु बन रहे हैं, बड़े अणु बन रहे हैं, तो ये प्रक्रिया है उपचयन। और जो बड़े अणु हैं वो टूट करके छोटे अणुओं का निर्माण कर रहे हैं, तो वो क्या है, अपचयन। तो यहां पर क्या पूछा जा रहा है, सरल अणुओं से जटिल अणुओं का बनना, तो ये क्या कहलाएगा, उपचय कहलाएगा, है ना, उपचय। ठीक है, उपचय प्रक्रिया कहलाती है। इसके बाद में है, पौधे अपनी जड़ एवं तने में वृद्धि करके प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं, तो देखिए पौधों के अंदर गतियां पाई जाती हैं दो तरह की, एक वृद्धि रहित और एक वृद्धि सहित, यानी वृद्धि के द्वारा होने वाली गतियां। तो मुख्य रूप से जड़ और तने में वृद्धि करके, और ये क्या प्रदर्शित करते हैं, गति प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो पौधे अपनी जड़ और जो तना है उसमें वृद्धि करके गति प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन, जब तक किसी परपोषी कोशिका में प्रवेश नहीं करते, वो क्वेश्चन दोबारा आ गया, वायरस यानी कि विषाणु। ठीक है, विषाणु जब तक किसी परपोषी कोशिका में प्रवेश नहीं करते तब तक सजीव के लक्षण प्रकट नहीं करते। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, श्वसन के दौरान निकलने वाली ऊर्जा किसके रूप में, तो ये फिर से वही क्वेश्चन है, एटीपी। ठीक है, एटीपी के रूप में क्या हो जाती है, संचित होती है। इसके बाद में रंध्रों का खुलना व बंद होना, यह क्वेश्चन है वो अपने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस के अंदर भी था। खुलना और बंद होना किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो द्वार कोशिका। किसके द्वारा, द्वार कोशिका, द्वार कोशिका द्वारा नियंत्रित होता है। इसके बाद में नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है, नाइट्रोजन एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग पौधे बनाने में करते हैं। क्या बनाने में, पोषक पदार्थ, और पोषक पदार्थ के अंदर भी कौन सा पदार्थ है, प्रोटीन। मुख्य रूप से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है वो किसके द्वारा होती है, नाइट्रोजन के सहयोग से होती है। प्रोटीन, पहले नाइट्रोजन से एमिनो एसिड बनते हैं और एमिनो एसिड से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। उसके बाद में है, लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, तो लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम जो होता है वो मुख्य रूप से स्टार्च के पाचन का कार्य करता है। स्टार्च या फिर मंड, स्टार्च या इसको क्या बोल सकते हैं, मंड, इसके पाचन का कार्य यह करता है। इसके बाद में देखते हैं आगे के क्वेश्चन। तो ये 14वां क्वेश्चन है, भोजन का पूर्ण पाचन और अवशोषण में होता है, किस में होता है, तो भोजन का पूर्ण पाचन है वो छोटी आंत में होता है, और छोटी आंत के अंदर ही भोजन के अवशोषण की प्रक्रिया है वो भी कहां होती है, छोटी आंत में ही होती है। जल के अवशोषण की प्रक्रिया है वो कहां होती है, बड़ी आंत में होती है, बृहदांत्र के अंदर होती है। इसके बाद में देखो, एक ग्लूकोज अणु से दो पाइरुवेट, पाइरुवेट के दो अणु बनने की क्रिया होती है, किसमें होती है, तो देखो एक क्वेश्चन आया था, पाइरुवेट
पाइरुवेट जो है इससे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा ये निकलने की प्रक्रिया कहां संपन्न होती है? तो ऐसा क्वेश्चन था, इसका आंसर था अपना माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। लेकिन इससे पहले जब ग्लूकोज है उससे पाइरुवेट बनता है, ग्लूकोज ग्लूकोज से पाइरुवेट बनने की प्रक्रिया है वो कहां संपन्न होती है? तो यह संपन्न होती है अपनी कोशिका द्रव्य में। कहां संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य में। तो एक ग्लूकोज अणु से पाइरुवेट के 2 अणु बनने की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में। अपना आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। तो इस प्रकार से ये अपने ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें 2-3 क्वेश्चन रिपीट भी हो गए, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो 12-13 क्वेश्चन है वो अपन ने ऑब्जेक्टिव देखे। अब देखो इन ऑब्जेक्टिव नहीं, अपन ने फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन देखे। इन क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनसे ये भी बन सकते हैं, या वन लाइनर क्वेश्चन या वन वर्ड वाले, एक शब्द या एक लाइन में उत्तर देने वाले प्रश्न हैं, वो एक दूसरे में ये क्या हो सकते हैं? चेंज हो सकते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं इस चैप्टर में बनने वाले या बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पूछे गए कुछ लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक या जो बड़े विस्तृत उत्तर वाले प्रश्न हैं उनकी चर्चा अपन करते हैं। तो देखिएगा ये 2 टाइप के प्रश्न अपन ने ऑब्जेक्टिव पहले प्रश्न में देखे और दूसरे अपन ने फिल इन द ब्लैंक्स वाले देखे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपना नंबर 3 यहां पर आता है। तो यह प्रश्न है, देखिए, किन्हीं 2 एक कोशी के जीवों के नाम लिखिए। तो एक कोशी के जीवों के काफी सारे नाम और इनके अंदर एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं। तो अमीबा हो जाएगा और पैरामीशियम हो जाएगा। अमीबा और पैरामीशियम, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ये समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, जबकि ये क्वेश्चन के आंसर हैं वो अपन किस प्रकार से दे सकते हैं, ये सारी चीजें हैं वो होंगी। और साथ ही साथ अपने टॉपिक की तैयारी अपनी किस प्रकार से आ गई और उस टॉपिक में से कैसा क्वेश्चन बन सकता है ये बताना यहाँ पर मेरा मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद में क्वेश्चन है चौथा, आमाशय में अम्ल का क्या कार्य है? तो देखिए आमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl अम्ल है वो स्रावित होता है। इस अम्ल का मुख्य रूप से कार्य क्या है? तो पहली बात तो कि यह मुख्य रूप से आमाशय के अंदर जो पाचन हो रहा होता है वो प्रोटीन का पाचन होता है, और इस प्रोटीन का पाचन करने के लिए और अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है। अम्लीय माध्यम की आवश्यकता यहां पर ही होती है, ठीक है। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो सबसे पहले तो भोजन के पाचन के लिए क्या करेगा? अम्लीय माध्यम तैयार करने का कार्य करेगा। और उसके बाद में आमाशय के अंदर मुख्य रूप से जो पेप्सिन, ठीक है, पेप्सिन जो अपना एंजाइम है ये प्रोटीन पाचन का कार्य करेगा। तो उसके वर्क के लिए और अनुकूल माध्यम तैयार करना ही क्या होता है? इस अम्ल का कार्य होता है। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर सीधा सीधा कार्य कि अम्ल है वो क्या करता है? प्रोटीन के पाचन के लिए अम्लीय माध्यम तैयार करने का कार्य करता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 5वां, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? तो देखिए मुख के अंदर यानी मुंह में जब भोजन पहुंचता है तो मुंह के अंदर 2 चीजें यहाँ पर एक तो वर्क करते हैं दांत। दांत भोजन को क्या करते हैं? पीसने का कार्य करते हैं, और पीस करके यानी चबाने का कार्य करते हैं। और उसमें जब लार मिलती है, पिसे हुए भोजन के अंदर लार बनती है, तो एक भोजन है वो बिल्कुल लसलसा बन जाता है, चिकना बन जाता है। और ये चिकना भोजन है वो क्या कहलाता है? बोलस कहलाता है। क्या कहलाएगा? बोलस कहलाएगा, ठीक है। साथ ही इसके अंदर इस भोजन में तो पहली बात तो लार है वो क्या करती है? भोजन को बोलस में कन्वर्ट करने का कार्य करती है। लार है वो क्या करेगी? मुख गुहा में भोजन को बोलस में परिवर्तित करने का कार्य करेगी। तत्पश्चात यहां पर क्या वर्क करेगी? ये पहली बात बोलस में परिवर्तित करना, और उसके बाद में जो दूसरा इसका कार्य रहता है वो ये है कि लार के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, कौन सा? एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, और यह एंजाइम क्या करता है? स्टार्च जो है उसके विघटन का कार्य करता है। स्टार्च को क्या करता है? मुख्य रूप से शर्करा के अंदर शर्करा में तोड़ने का कार्य करता है। कौन सी में? मुख्य रूप से ग्लूकोज जो है उसके अंदर बदलने का कार्य करता है। तो स्टार्च के विघटन का कार्य कौन करता है? लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम करता है। तो ये हो जाएगा भोजन में लार का वर्क। इसके बाद में अपन बात करते हैं, देखिए 6वां क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन क्या है? हमारे शरीर में वसा के पाचन को समझाइए। यह प्रक्रम कहां संपन्न होता है?
तो देखिए वसा के पाचन के लिए पहली बात तो ये प्रक्रम है वो कहाँ होता है, तो वसा के पाचन का कार्य है वो छोटी आंत में होता है। कहाँ होगा, छोटी आंत के अंदर ये कार्य होगा। और छोटी आंत के अंदर एक अग्नाशय के द्वारा स्रावित होने वाला मुख्य एंजाइम पाया जाता है लाइपेज। ठीक है, कौन सा एंजाइम, लाइपेज। तो ये लाइपेज जो होता है वो क्या करता है, वसा को, वसा जो है उसका विघटन लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति के अंदर और किस में होता है, वसीय अम्लों के अंदर ही होता है। वसीय अम्ल के अंदर तोड़ने का ये कार्य करता है। साथ में ग्लिसरॉल वगैरह हैं वो भी क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। ग्लिसरॉल वगैरह इसके अंदर मुक्ति हो जाता है। तो देखिए हमारे शरीर में वसा के पाचन को समझाने का कार्य यानी वसा का पाचन है वो कहाँ होगा, छोटी आंत में होगा। छोटी आंत में कैसे होगा, तो छोटी आंत के अंदर अग्नाशय के द्वारा स्रावित होने वाला लाइपेज एंजाइम आएगा जो वसा के बड़े अणुओं को वसीय अम्लों में तोड़ने का कार्य करता है। तो बस ये इतनी सी प्रोसेस है। एक नंबर का ये क्या है, क्वेश्चन है। इसके बाद में 7वां प्रश्न देखें अपन, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण क्या परिणाम हो सकते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन, तो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण क्या हो जाएगा, रक्त में O2 व CO2 इनके परिवहन की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम क्या, हीमोग्लोबिन अगर नहीं है, कम है, तो इनका परिवहन है वो होगा ही नहीं। और जब इनका परिवहन नहीं होगा तो श्वसन और एटीपी निर्माण की प्रक्रिया जो है यानी कि ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया है वो बाधित होगी और शरीर है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, यानी कि कमजोरी आने जैसे लक्षण भी दिखाई देंगे। तो मुख्य रूप से हीमोग्लोबिन की कमी के कारण क्या हो सकता है, O2 व CO2 का परिवहन नहीं होने से ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा, भोजन है उसका पाचन नहीं होगा, ठीक से एनर्जी नहीं मिलेगी और कमजोरी आ जाएगी। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन अपना 7वां प्रश्न। इसके बाद बात करें अपन आगे, तो देखिए ये यहां पर 8वां प्रश्न है, आरबीसी का लाल रंग किसके कारण होता है। तो ये है ऑब्जेक्टिव के अंदर भी पूछा हुआ क्वेश्चन। रुधिर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो वही हीमोग्लोबिन और वही आरबीसी के लाल रंग का कारण है। वो कौन सा है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन नामक वर्णक है उसी के कारण क्या होता है, आरबीसी का रंग है वो लाल होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमाने में सहायक कोशिकाएं कौन सी होती हैं। तो ये होती हैं रक्त बिंबाणु। कौन सी होती हैं, रक्त बिंबाणु। आरबीसी लाल रंग और जो गैसें हैं उनके प्रवाह का कार्य करती हैं। डब्ल्यूबीसी हैं वो मुख्य रूप से अपनी सुरक्षा यानी कि इम्यूनो सिस्टम है उसको मजबूत करने का कार्य करती हैं। और जो रक्त बिंबाणु होती हैं वो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती हैं। उसके बाद में अपना 10वां क्वेश्चन है, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में 4 अंतर और किन्हीं 2 जीवों के नाम बताइए, यानी उदाहरण बताने हैं वायवीय और अवायवीय श्वसन के। तो देखिए एक तरफ अपन देखते हैं वायवीय श्वसन और दूसरी तरफ देखें अवायवीय। तो पहली बात तो ये O2 की कंप्लीट उपस्थिति के अंदर होता है और ये O2 की क्या होता है, अनुपस्थिति में होता है। जब O2 की उपस्थिति के अंदर श्वसन की प्रक्रिया होगी तो यहाँ पर जो अपने को ऊर्जा प्राप्त होगी यह ऊर्जा अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, जबकि यहाँ पर ऊर्जा है वो क्या होती है, कम मात्रा में प्राप्त होती है। इसके बाद में अगर अपन देखते हैं तो जो वायवीय श्वसन है उसके अंदर मुख्य रूप से यानी अधिकांश जीवों के अंदर यही होता है। अधिकांश जीवों के अंदर कौन सा श्वसन पाया जाता है, वायवीय श्वसन ही पाया जाता है। जबकि ये कुछ एक कोशिकीय के यानी जो अल्प विकसित जीव हैं, अल्प विकसित जो जीव होते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है, अवायवीय श्वसन है वो पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो एटीपी है एटीपी का संचय अधिक होता है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, कम। इसके बाद में यहाँ पर एक जो मेन अंतर आता है वो ये भी है कि जो वायवीय श्वसन है इसके अंदर CO2 प्लस H2O और साथ में क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। जबकि अवायवीय श्वसन के अंदर CO2 और H2O निकलना ये कंपल्सरी नहीं है, जबकि इसके अंदर क्या निकलते हैं, एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल यानी C2H5OH और साथ में जो अपनी पेशी कोशिकाओं के अंदर अवायवीय श्वसन या कमी के अंदर जो श्वसन होता है उसके अंदर लैक्टिक एसिड है वो भी निकलता है। ठीक है, तो ये इनके अंदर मोस्ट ऑफ अंतर होते हैं। इसके बाद में यीस्ट जो है इसके अंदर अवायवीय श्वसन पाया जाता है, जबकि वायवीय श्वसन वाले तो बहुत सारे जीव हैं, मनुष्य वगैरह कोई से भी अपने लिख सकते हैं। तो ये हो गए अपने वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर और जीवों के नाम। इसके बाद में अपन देखते हैं यहाँ पर रक्त दाब क्या है, धमनी और सिरों में कोई 2 अंतर। तो रुधिर दाब क्या है,
मुख्य रूप से जो हृदय के द्वारा रुधिर है वो पंप किया जाता है, तो वो क्या करता है, सबसे पहले धमनियों के अंदर, धमनियां जो होती हैं उनका अंदर का व्यास, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये दो नलिकाएं हैं, ये इस तरह से, लेकिन इसकी दीवारें हैं वो यूं मोटी हैं, ठीक है, ऐसे। तो देखो ये अंदर का व्यास ये जो है वो कम हो गया, और यहाँ पर दीवारें पतली हैं, तो ये अंदर का व्यास क्या है, ज्यादा है। ये सिचुएशन है वो कहाँ रहती है, धमनी के अंदर रहती है, और ये सिचुएशन कहाँ रहती है, मुख्य रूप से शिरा में रहती है, ठीक है। अब धमनी के अंदर जब रुधिर से है वो हृदय से पंप किया जाएगा, तो उस समय रुधिर है वो ज्यादा दाब से बहेगा, तो जो प्रकुंचन दाब है, यानी कि जब हृदय है वो संकुचित होकर के और ब्लड को बाहर पंप करता है, तो उस समय का प्रकुंचन दाब जो होता है, प्रकुंचन दाब जो है ये होता है 120 mm of Hg पारास्तंभ के ऊपर, और जबकि ये अनुशिथिलन यानी कि शिथिलन के समय जो दाब होता है वो होता है 80 mm of Hg, ठीक है। ये तो ये है धमनियों के अंदर यानी रुधिर दाब क्या है। तो मुख्य रूप से जो रुधिर वाहिनियां होती हैं धमनी और शिराएं, मुख्य रूप से धमनी में रुधिर जिस दाब के साथ प्रवाहित होता है वही दाब क्या कहलाता है, रक्त दाब कहलाता है। और यह प्रकुंचन दाब है वो होता है 120 mm of Hg, और शिथिलन दाब या अनुशिथिलन दाब है वो होता है 80 mm of Hg। ये बात तो हुई रुधिर दाब की। इसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ पर जो धमनी और शिराओं में अंतर की है। तो मुख्य रूप से धमनियां जो हैं वो क्या करती हैं, इनके अंदर ये हृदय से धमनी है वो क्या करती हैं, हृदय से रुधिर को, ब्लड जो है, ठीक है, इसको बाहर ले जाने का कार्य करती हैं। हृदय से बाहर ले जाने का कार्य कौन करती हैं, धमनियां। और शिराएं हैं वो रुधिर को हृदय में लाने का कार्य करती हैं। हृदय में लाने का कार्य कौन करती हैं, शिराएं करती हैं। इसके बाद में धमनियां जो होती हैं इनके अंदर मुख्य रूप से क्या बहता है, शुद्ध रुधिर बहता है। केवल एक एक्सेप्शन है यहां पर कि जो फुफ्फुसीय धमनी होती है, फुफ्फुसीय धमनी, ठीक है, यानी कि जो हृदय से और रुधिर को फेफड़ों में लेकर के जाती है फुफ्फुसीय धमनी, इसके अंदर क्या होता है, अशुद्ध रुधिर बहता है। बाकी सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है। शिराओं के अंदर अशुद्ध रुधिर बहता है। रुधिर कैसा, अशुद्ध रुधिर बहता है। केवल एक एक्सेप्शन कि जो फुफ्फुसीय शिरा होती है यानी फेफड़ों से जो रुधिर को लेकर के आती है हृदय में, उसमें क्या बहता है, शुद्ध रुधिर बहता है। तो जहां बात धमनी और शिरा, धमनी में शुद्ध, शिरा में अशुद्ध, लेकिन जहां धमनी और शिरा से पहले फुफ्फुस शब्द जुड़ गया, फेफड़े वाला शब्द जुड़ गया है ना, तो फुफ्फुसीय धमनी में शुद्ध है लेकिन फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध हो जाएगा। शिराओं में अशुद्ध है लेकिन फुफ्फुसीय शिरा में क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। इसके बाद में धमनी में रुधिर दाब है वो ज्यादा होता है, शिराओं में कम होता है। धमनियों का आंतरिक व्यास है वो कम होता है, शिराओं का आंतरिक व्यास है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये हो जाएंगे धमनी और शिरा में अंतर। इसके बाद में अपन बात करते हैं 11वां क्वेश्चन यहाँ पर ही है, देखो कृत्रिम वृक्क क्या है, इसका उपयोग लिखिए। तो देखिए मनुष्य के अंदर जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट हैं, नाइट्रोजन युक्त जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, ठीक है, मुख्य रूप से मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ कौन सा है, यूरिया है। इसको बाहर निकालना, इसका उत्सर्जन करना जरूरी है, और डायलिसिस के द्वारा इसको क्षनित करने का कार्य कौन करते हैं, वृक्क करते हैं। किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है वो करते हैं, ठीक है। अब यदि वृक्क यानी नेफ्रॉन है, जो वृक्क की इकाई है वृक्काणु, वो ठीक से काम नहीं कर रही हैं, तो फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल किडनी लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो मुख्य रूप से वह युक्ति जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को रुधिर से अलग करने का, ये सभी अपशिष्ट पदार्थ वो कहाँ होते हैं, ब्लड में होते हैं, तो रुधिर से अलग करने का कार्य करने के लिए काम आने वाली युक्ति क्या कहलाती है, कृत्रिम वृक्क कहलाती है। और ये मुख्य रूप से रुधिर के शुद्धिकरण यानी रुधिर में से अपशिष्ट पदार्थों को अलग करने का कार्य करती है। इसके बाद में है स्वयंपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है। तो स्वयंपोषी पोषण के अंदर क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यानी कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया वो स्वयंपोषी पोषण में होती है। और ये अपना भोजन क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के द्वारा क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जबकि विषमपोषी पोषण के अंदर ये किसी स्वयंपोषी या अन्य विषमपोषी के ऊपर पोषण के लिए क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। विषमपोषी पोषण है वो अलग अलग
परपोषी, परजीवी, मृतजीवी, इस प्रकार का अलग अलग टाइप का होता है। ठीक है, स्वपोषी पोषण है वो मुख्य रूप से जो हरे पेड़ पौधे हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, शैवाल वगैरह हैं उनके अंदर, या जो ग्रीन बैक्टीरिया जो होते हैं, हरित जीवाणु होते हैं, उनके अंदर ये स्वपोषी पोषण है वो पाया जाता है। चलिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिएगा 12वां प्रश्न अपना ये विस्तृत, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप है। हृदय का नामांकित चित्र बनाइए और इसकी संरचना का वर्णन कीजिए। तो देखिए मुख्य रूप से क्या होगा, यहां पर अपन एक आलिंद, ठीक है, आलिंद के अंदर यहां पर ये कपाट, इसके बाद में यहां पर दूसरा ये आलिंद, यहां पर भी ये कपाट, ठीक है, इसके बाद में यहां ये निलय, इस प्रकार से ये निलय की स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ऊपर है आलिंद, ये पार्ट यूं अपन खड़े होंगे, इधर वाला बायां और इधर वाला दायां। बायोलॉजी वाला कोई भी पोर्शन है उसमें अपन जिस तरह से खड़े हैं उसी तरफ ये बायां है, इधर दायां है। केमिस्ट्री वाला पोर्शन देखते हैं तो इधर से बाएं से चलता है, यूं ये बाएं से दाएं ऐसे होता है, ठीक है। जबकि जो जैविक प्रक्रियाएं हैं उनके अंदर अपन बायां, ये जो अपना बायां है सामने यूं खड़े हैं तो ये बायां है तो बायां और ये दायां। तो यहां पर ये आलिंद कौन सा हो गया, बायां, यानी कि लेफ्ट, और ये आलिंद कौन सा हो गया, राइट। यहां पर ये है नीले, ये कौन सा, लेफ्ट, और ये कौन सा, राइट, ठीक है। इसके बाद में यहां से देखिए क्या होता है, मुख्य रूप से यूं यूं बाहर की तरफ सिराएं, धमनियां वगैरह यूं निकली होती हैं, ऊपर की तरफ यहां पर क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं। अब देखिएगा मुख्य रूप से सबसे पहले यहां से इस तरह से, यहां से ये क्या होता है, पीछे की तरफ से, और एक सिरा आती है महासिरा, महासिरा। ये क्या करेगी कि मुख्य रूप से ब्लड को अशुद्ध रुधिर महासिरा में, और जो अशुद्ध रुधिर है वो बह करके यूं आएगा, ठीक है। और हालांकि ये तो द्विपरी संचरण के अंतर्गत आ जाएगा। स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो दो आलिंद हैं, दो निलय हैं, यहां पर आलिंद और निलय के बीच में ये आलिंद निलय कपाट यहां, और उसके बाद में यहां पर ये यूं आपकी महासिरा होगी। इसके बाद में इधर से निकल करके और ये जाएगी फुफ्फुसीय धमनी, फेफड़ों को जाएगी फुफ्फुसीय धमनी। इसके बाद में इधर से वापस आएगी फुफ्फुसीय सिरा, ठीक है, फुफ्फुसीय सिरा, और इधर से यहां से यूं निकल करके और ये इधर बाहर की तरफ जाएगी, ठीक है, इधर से यूं बाहर निकल करके और ये क्या हो जाएगी, महाधमनी, महाधमनी जो शरीर के अंदर ब्लड को लेकर के जाएगी। तो इस तरह का ये डायग्राम रहेगा और स्ट्रक्चर रहेगी मुख्य रूप से, ठीक है। तो हृदय का नामांकित चित्र और इसकी स्ट्रक्चर, दो आलिंद होते हैं, ऊपर वाले दो भाग, नीचे वाले दो भाग निलय होते हैं। आलिंद और निलय के बीच में आलिंद निलय कपाट पाए जाते हैं जो रुधिर को आगे ले जाने का कार्य करते हैं, यानी कि निलय में ले जाने का कार्य करते हैं। जो महासिरा और महाधमनियां, महासिरा है वो रुधिर को लाने का कार्य करती है, महाधमनी रुधिर को बाहर ले जाने का कार्य करती है। फुफ्फुसीय धमनी है वो फेफड़ों की तरफ रुधिर को ले जाने का कार्य करती है, और फुफ्फुसीय सिरा है वो फेफड़ों से शुद्ध रुधिर को और बाएं आलिंद में लाने का कार्य करती है। तो इस तरह का ये डायग्राम है वो रहता है। फिर इसके अथवा के अंदर जो दिया हुआ प्रश्न है वो है वृकाणु का नामांकित चित्र बनाइए। वृकाणु यानी कि नेफ्रॉन, इसका नामांकित चित्र और मूत्र निर्माण की प्रक्रिया। तो देखिए मैं यहाँ पर एकदम से इसका जो लाइन डायग्राम है वो बना रहा हूँ, बाकी तो डायग्राम है वो आपको अच्छी तरह से ये चीजें समझाई हुई हैं ही पहले से, आपने जहाँ से भी पढ़ा है वहां। तो देखिए इस तरह से यूं प्यारेनुमा स्ट्रक्चर होती है और यहाँ यूं नलिकाएं निकलती हैं इस तरह से, यहाँ से ये भाग फिर से चौड़ा होता है और फिर यूं यहाँ ये एक नलिकाकार पार्ट है वो यूं होता है इस तरह से, और ये यूं यहाँ पर एक मोटी नलिका के अंदर इस प्रकार से खुलता है। यहाँ पर कोशिकाओं का एक गुच्छा पाया जाता है, यहाँ से कुछ ये धमनी और शिराएं होती हैं। यहाँ देखो ये होती है अभिवाही धमनी, अभिवाही धमनी यानी रुधिर को यहाँ लाने का कार्य करेगी। ये होती है अपवाही धमनी, अपवाही धमनी यानी कि रुधिर को वापस ले जाने का कार्य करती है। यहाँ ये जो कोशिकाओं का गुच्छा है, ये कोशिकाओं का गुच्छा कहलाता है ग्लोमेरुलस गुच्छ, ग्लोमेरुलस गुच्छ, ठीक है। ये है ग्लोमेरुलस गुच्छ है, वो क्या करेगा, ब्लड को छानने का कार्य करेगा, फिल्टर करने का कार्य करेगा। और जो ब्लड में नाइट्रोजनी पदार्थ यानी कि मुख्य रूप से यूरिया घुलित है
उस यूरिया को ये क्या कर लेगा, अंदर यहाँ पर ले लेगा, और बाकी ब्लड है वो वापस अक्वाई धमनी के द्वारा सर्कुलेट हो जाएगा पूरी बॉडी के अंदर। अब यहाँ जो जल वगैरह है वो तो वापस यहाँ से अवशोषित कर लिए जाएंगे, कुछ लवण वगैरह हैं, सोडियम वगैरह है, Na+Cl- वगैरह, ये भी आवश्यकता अनुसार अवशोषित कर लिए जाएंगे। अतिरिक्त जो जल है उसके साथ में यूरिया मिक्स होकर के ये है अपनी संग्राहक नलिका, ठीक है, इस संग्राहक नलिका में जाएगा और संग्राहक नलिका से होते हुए मूत्र वाहिनी, ठीक है, और मूत्र वाहिनी से होते हुए मूत्राशय के अंदर ये इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, मूत्राशय में इकट्ठा होगा और मूत्राशय से समय समय के ऊपर मूत्र मार्ग के द्वारा इसको क्या कर दिया जाएगा, उत्सर्जित कर दिया जाएगा। तो ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर और मूत्र निर्माण की प्रक्रिया कि किस प्रकार से ब्लड है उसमें घुले हुए नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ यानी कि यूरिया, मनुष्य की बात करें तो ये यूरिया आती है, उसके छनने की प्रक्रिया होती है और धीरे धीरे ये मूत्र मार्ग के द्वारा क्या हो जाता है, एट लास्ट उत्सर्जन हो जाता है। तो ये प्रोसेस रहेगी मुख्य रूप से। इसके बाद में अपन बात करते हैं नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, द्विपरिसंचरण से आप क्या समझते हैं। और मानव में देखिएगा, द्विपरिसंचरण से आप क्या समझते हैं, मानव में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन तथा विनिमय को व्यवस्था निरूपण की सहायता से समझाइए। तो देखिए यहां पर मुख्य रूप से ये आलिंग, यहां पर ये निलय यानी कि ये बन गया हार्ट, इसके बाद में यहां पर है पूरा शरीर, ठीक है, और यहां पर अपने बने हुए हैं फेफड़े जिनके अंदर ये कोशिका जाल है, ये अपने क्या है, फेफड़े, ये है। अब देखो क्या होगा कि शरीर से यूं जो ब्लड है वो आएगा, शरीर से और ब्लड है वो इस प्रकार से आलिंद में आएगा, किसके द्वारा, महाशिरा के द्वारा, महाशिरा के द्वारा। और ये जो ब्लड है वो कैसा है, अशुद्ध है, ठीक है। फिर यहां से ये गया आपके आलिंद में, अशुद्ध रुधिर है, आलिंद से फिर यहां से निकला और निकल करके गया कहां पे, फेफड़ों में, यहां से निकल के और कहां गया, फेफड़ों में। अशुद्ध रुधिर है लेकिन फेफड़ों के अंदर धकेला जा रहा है, तो यह है धमनी, यह कौन सी है, धमनी, कौन सी धमनी, फुफ्फुसीय धमनी। और फुफ्फुसीय धमनी के अंदर कैसा रुधिर है, अशुद्ध, कैसा रुधिर है, अशुद्ध रुधिर है। धमनी में वैसे शुद्ध होता है लेकिन फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध है। इसके बाद में वापस फेफड़ों में ऑक्सीजन लेकर के और वापस कहां आएगा, बाएं आलिंद में आएगा, इस तरह से। ये हो गई आपकी फुफ्फुसीय शिरा। तो फुफ्फुसीय शिरा में ऑक्सीजन युक्त रुधिर है, तो ये शुद्ध रुधिर है, कैसा है, शुद्ध। इसके बाद में यहां से आएगा नीले में, नीले से वापस धकेला जाएगा बाहर की तरफ और बाहर की तरफ निकल करके और इधर से कहां जाएगा, बॉडी में जाएगा, इस तरह से। ये है पूरा सर्कुलेशन, ठीक है। यहां ये जो बॉडी में जा रहा है वो आपकी होगी महाधमनी, महाधमनी, और इसके अंदर कैसा रुधिर है, शुद्ध रुधिर है। फुफ्फुसीय धमनी के अलावा सब में क्या है, शुद्ध ही है। अब देखो द्विपरिसंचरण के अंदर क्या होता है, मुख्य रूप से बॉडी से अशुद्ध रुधिर यानी कि कैसा, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर कहां आएगा, आपके दाएं आलिंद में आएगा, दाएं आलिंद से जाएगा दाएं नीले में, दाएं नीले से बाहर की तरफ पंप किया जाएगा, तो पंप करके फेफड़ों के अंदर आएगा। ये जो रुधिर है अब तक ही वो कौन सा है, अशुद्ध है यानी कि CO2 युक्त है। ये तो हुआ CO2 का परिवहन। अब क्या होगा, फेफड़ों के अंदर जो ऑक्सीजन, CO2 तो बाहर निकल जाएगी और ऑक्सीजन है वो फेफड़ों में रुधिर के अंदर मिला दी जाएगी। ये ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रुधिर है वो फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा कहां आएगा, हृदय के और लेफ्ट आपके आलिंद के अंदर आएगा, है जो बाएं आलिंद में आएगा, बाएं आलिंद में आया, फिर आलिंद से गया निलय में बाएं में, और यहां से पंप किया गया तो महाधमनी के द्वारा शुद्ध रुधिर कहां चला गया, शरीर में। तो इधर क्या बह रहा है, शुद्ध रुधिर यानी O2 युक्त, इधर क्या बह रहा है, CO2 युक्त। तो ये तो हुआ O2 और CO2 का परिवहन और विनिमय का व्यवस्थात्मक निरूपण। अब दोहरा परिसंचरण क्या है, तो देखिए चाहे अपन यहां शरीर से स्टार्ट कर ले, चाहे फेफड़े से कर ले, चाहे हृदय से स्टार्ट कर ले, रुधिर से ये आपका शरीर से चला हुआ अशुद्ध रुधिर है वो हृदय में गया एक बार, ठीक है, फिर यहां आलिंद में गया, आलिंद से चला गया फेफड़ों में,
फेफड़ों से शुद्ध होकर वापस आया हृदय में वापस एक बार, फिर इस आलिंद से नीले में, नीले से वापस बाहर निकला और निकलकर पहुंचा वापस शरीर में, शरीर से चला हुआ रुधिर शरीर में पहुंचा तो एक बार अशुद्ध और एक बार शुद्ध, यानी कि 2 बार रुधिर है वो हृदय में से गुजरा। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोहरा परिसंचरण कहलाती है। समझ गए बात को अच्छी तरह से कि जब रुधिर है वो अपना एक चक्कर पूर्ण करता है तो हृदय में से 2 बार गुजरता है, एक बार अशुद्ध और एक बार शुद्ध। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोहरा परिसंचरण कहलाती है। और इन्हीं के तहत अशुद्ध रुधिर है उसमें CO2 और शुद्ध रुधिर में O2 है वो परिवहित होती रहती है। लगातार ब्लड से CO2 मिला दी जाती है, ब्लड में शरीर से तो CO2 मिला दी जाती है और फेफड़ों में जाकर के CO2 बाहर निकल जाती है और O2 है वो वापस से मिल जाती है। फेफड़ों में जो वायु कोशिकाएं होती हैं वो ये कार्य करती हैं। ये हो गया आपका O2 और CO2 का विनिमय और परिवहन। इसके बाद में अपन बात करते हैं इसके अथवा के अंदर दिया हुआ जो प्रश्न है उसकी। तो देखिए अथवा में प्रश्न है वायवीय तथा अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? तो ये तो अपना वायवीय और अवायवीय श्वसन है उसमें अंतर के अंदर आ गया था कि जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वो वायवीय श्वसन कहलाता है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन है वो क्या कहलाएगा? अवायवीय श्वसन कहलाएगा मुख्य रूप से। इसके बाद में विभिन्न पथों के द्वारा ग्लूकोज के अणु के विखंडन को समझाइए। ग्लूकोज के अणु का विखंडन है वो कैसे होता है? तो देखिए सबसे पहले ग्लूकोज जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य में, किसमें? कोशिका द्रव्य में टूटती है। और किसमें टूटेगी? ग्लूकोज है वो एक 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है, इससे बनते हैं पाइरुवेट। क्या बनते हैं? पाइरुवेट। पाइरुवेट है वो 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, तो कितने अणु बन जाएंगे? यहाँ पर 2 अणु बने जाएंगे। ये हुआ पाइरुवेट का। अब ये पाइरुवेट आगे किस प्रकार से विखंडित होता है? तो देखिए ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में, O2 की अनुपस्थिति के अंदर जब बात आती है तो यीस्ट कोशिकाओं के अंदर O2 की अनुपस्थिति के अंदर और क्या होता है? अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया है वो संपन्न होती है और इससे मुख्य रूप से बनता है एथेनॉल बनता है, साथ में क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो एथेनॉल है वो एक 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है। इसके बाद में दूसरी प्रोसेस होती है वो है O2 की कमी में। O2 है वो ना तो कंप्लीटली अनुपस्थित है और ना ही फुल प्रेजेंट है। ऑक्सीजन की कमी के अंदर ये होता है अपनी पेशीय कोशिकाओं में। जब अपन बहुत ज्यादा कोई हार्ड वर्क करते हैं, अपने को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, हमें थकान महसूस होती है, तो ये पेशी कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसके कारण ही होती है। और ऑक्सीजन की कमी के अंदर अपने शरीर के अंदर बनने लगता है लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल बनने लगता है? लैक्टिक अम्ल है वो बनता है, जो कि 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल ही होता है। 3 कार्बन वाले पाइरुवेट से 3 कार्बन वाला ही क्या बन जाता है? मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर साथ में CO2 निकल जाती है, 2 कार्बन वाला एथेनॉल और 1 कार्बन वाला क्या निकल जाएगी? CO2 निकल जाएगी। यहाँ 3 कार्बन वाला लैक्टिक अम्ल प्लस क्या निकल जाएगी? ऊर्जा निकल जाएगी। लेकिन इन दोनों ही प्रोसेस में जो अपने को एनर्जी प्राप्त होती है ये एनर्जी बहुत ही कम होती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपन तीसरा प्रोसेस, ये है O2 की कंप्लीट उपस्थिति के अंदर, O2 की पूर्णता में। ठीक है, ये प्रक्रिया होती है कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। पूर्णतः वायवीय श्वसन ये सभी जीवों के अंदर होता है और इसके अंदर क्या बनता है? CO2 बनती है, जल बनता है और प्लस अत्यधिक मात्रा में अपने को क्या प्राप्त होती है? ATP के रूप में और एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है, तो यह है ग्लूकोज के अणु के विखंडन की पूरी प्रक्रिया, सभी पथ। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं अपन आगे के क्वेश्चंस की। तो देखिएगा यह अपना है मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र और इसके अंदर आमाशय की और शुद्धांतर के अंदर पाचन की प्रक्रिया। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन मुख्य रूप से यहां से मुख्य गुहा से भोजन के पाचन की प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है। ठीक है, यहाँ पर जिह्वा पाई जाती है। इसके बाद में यहाँ पर श्वास नली के अंदर यूं यहाँ सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है, ये भोजन नाल होती है। इसके बाद में यहाँ पर एक अपना यूं एक थैलेनुमा स्ट्रक्चर है, ये आमाशय। और इसके बाद में यहाँ से यूं ये प्रोसेस है, ये नलिका, ये छोटी आंत रहेगी। डायग्राम है वो मैं बिल्कुल यूं फास्ट बना रहा हूं
तो सभी के पास में ये तो उपस्थित है ही, डायग्राम की जो पूरी की पूरी प्रोसेस है ये तो अपनी पाठ्य पुस्तक के अंदर बना हुआ है, तो कोई बहुत ज़्यादा इसको बनाने की यहाँ पर आवश्यकता है नहीं। यहाँ अपने ये स्ट्रक्चर है वो यकृत वाली, यकृत के अंदर यहाँ पित्ताशय और यूं ऐसे नलिकाएं, ठीक है। यहाँ पर अग्नाशय ग्रंथि, यहाँ अग्नाशय, ये आमाशय, यहाँ पर यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, यहाँ पर पित्ताशय, ये अपनी भोजन नाल, यहाँ ये मुख, जिह्वा, ये सभी चीजें हैं। यहाँ पर यहाँ से बाद में यूं जो नलिका होती है, ये व्यास जिसका ज्यादा, यूं इस तरह से, और इधर से ये इसी के अंदर मिली हुई छोटी आंत, यहाँ पर परिशेषिका, ये परिशेषिका, और अंत में यहाँ पर है ये गुदाद्वार। ये है आपकी बड़ी आंत, ये नलिकानुमा सबसे लंबी स्ट्रक्चर छोटी आंत, और ये गुदाद्वार, यहाँ पर परिशेषिका जिसको अपेंडिक्स बोलते हैं, परिशेषिका। तो ये तो अपना मुख्य रूप से पाचन तंत्र का क्या रहेगा, डायग्राम रहेगा। उसके बाद में आमाशय और क्षुद्रांत्र में पाचन की क्रियाविधि। तो आमाशय के अंदर मुख्य रूप से एक तो पेप्सिन और एक ही रेनिन, ये दो एंजाइम हैं जो प्रोटीन के पाचन का कार्य करेंगे। प्रोटीन है उसको ये पॉलीपेप्टाइड में, इधर है आपका प्रोटीन, और इसको ये किसके अंदर, पॉलीपेप्टाइड में तोड़ने का, ये प्रोटीन को एमिनो अम्लों में, प्रोटीन को एमिनो अम्ल के अंदर तोड़ने का कार्य करेगा, और ये प्रोटीन जो है उनको पॉलीपेप्टाइड के अंदर तोड़ने का कार्य करेगा। और आमाशय के अंदर जो भोजन के पाचन की प्रक्रिया है वो HCl अम्ल के माध्यम से, और कौन से माध्यम में होगी, अम्लीय माध्यम के अंदर संपन्न होगी। तो ये तो आमाशय के अंदर पाचन की प्रक्रिया है। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं नेक्स्ट, तो ये अपनी आती है छोटी आंत के अंदर। तो छोटी आंत के अंदर देखो अपने एंजाइम जो होंगे उनके अंदर एक ट्रिप्सिन होगा, ट्रिप्सिन, एक एमाइलेज, अग्नाशयी रस, अग्नाशयी एमाइलेज ही है, ये एमाइलेज है वो क्या है, अग्नाशयी एमाइलेज ही है। ट्रिप्सिन, एमाइलेज, और एक यहां पर मुख्य रूप से लाइपेज, ठीक है, लाइपेज, ये एंजाइम होंगे, ये याद रखें मुख्य रूप से, ठीक है। एमाइलेज, ट्रिप्सिन और एमाइलेज दोनों ही क्या करते हैं, प्रोटीन के पाचन का ही कार्य करते हैं, प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन को, और यह ट्रिप्सिन है वो एमिनो अम्लों के अंदर ही तोड़ने का कार्य करता है, एमिनो अम्ल के अंदर तोड़ने का कार्य करता है। एमाइलेज है वो क्या करता है, स्टार्च, स्टार्च को और शर्करा में तोड़ने का कार्य करता है। और जो लाइपेज है वो वसा को और किसके अंदर, वसीय अम्लों में तोड़ने का कार्य करता है। बस यही है मेन। ये चीजें अपनी अगर आ जाती हैं तो उसके बाद में इन्हीं को लैंग्वेज के रूप में लिख करके और अपने आंसर को पूर्णता दी जाती है, ठीक है। लेकिन मेन ये चीजें हैं वो अपनी अपने आंसर के अंदर शामिल होनी ही होनी चाहिए। इसके बाद में बात आती है, अगला क्वेश्चन है मानव उत्सर्जन का नामांकित चित्र। मानव उत्सर्जन का नामांकित चित्र, उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। तो उत्सर्जन तंत्र के अंदर अपन क्या करेंगे, यहां ये लो इस प्रकार से दोनों किडनी बनाएंगे, किडनी से, और यहां पर मुख्य रूप से ये नलिकाएं, मूत्र नलिकाएं निकलेंगी इस प्रकार से। यहां पर ये मूत्राशय है, यूरिन ब्लैडर, ये बना दिया जाएगा, ये मूत्र मार्ग। और यहां पर यूं धमनी और शिराएं जो क्या करेंगी, इस प्रकार से इनमें रुधिर को ले जाने का कार्य करेंगी, ठीक है। यहां पर धमनी और शिराएं
ये क्या करती हैं, मुख्य रूप से जो रुधिर है उसको वृक्क में लाने का और वापस ले जाने का कार्य करती हैं। इसके अंदर जो नेफ्रॉन वगैरह होते हैं, ये इसका जो यहाँ मध्यांश या मेडुला होता है, बाहर वलकुट भाग होता है किडनी का, ये इंटरनल स्ट्रक्चर होती हैं। तो वृक्क के अंदर मूत्र के छन्नी की प्रक्रिया होती है। तो ये तो दोनों तरफ हो गए अपने वृक्क, ठीक है। ये मूत्र नलिकाएं या मूत्र वाहिनी कह सकते हैं, ठीक है। ये मूत्राशय और ये मूत्र मार्ग, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना ये डायग्राम हो जाएगा। और उसके बाद में बात करते हैं अपन आगे, तो रुधिर से नाइट्रोजनी पदार्थों के बाहर निकलने की क्रियाविधि को। तो ये अपन इससे पहले वृक्काणु यानी नेफ्रॉन वाली जो स्ट्रक्चर है उसको देख चुके हैं। उसके अंदर क्या होता है कि अभिवाही धमनी के द्वारा रुधिर है वो किस में आएगा, अपने बोमेन संपुट है उसके अंदर आएगा। बोमेन संपुट से छन्नी की प्रक्रिया होगी और बाद में ये हेनले के लूप, वो जो मुड़ी हुई नलिका थी उससे होते हुए संग्राहक नलिका के अंदर, ये सारा प्रोसेस यहाँ पर किडनी में ही हो रहा होता है। और फिर मूत्र वाहिनी के अंदर आता है, मूत्राशय के अंदर इकट्ठा होता रहता है और मूत्राशय के अंदर इकट्ठा हुआ पदार्थ है वो समय समय के ऊपर क्या होता रहता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये अपने उत्सर्जन तंत्र की जो क्रियाविधि है वो रहती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये अपना अगला और लास्ट क्वेश्चन ही है, श्वसन किसे कहते हैं। तो देखिए, श्वसन मुख्य रूप से ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर ग्लूकोज के अपघटन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। तो श्वसन के अंदर मुख्य रूप से यहाँ ग्लूकोज C6H12O6 और O2 की उपस्थिति के अंदर प्रक्रिया संपन्न होती है। इससे 6CO2 प्लस H2O, ठीक है, हाइड्रोजन है कितने, 6H2O हो गए, 12 हाइड्रोजन है तो, और प्लस इसमें देखिए क्या निकल जाएगा, टोटली देखेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 18, तो यहाँ पर 6 दूनी 12 और 6 18 ऑक्सीजन हो गए और कार्बन कंप्लीट नहीं है, हाइड्रोजन कंप्लीट नहीं है, प्लस क्या हो जाएगी, ऊर्जा हो जाएगी, ठीक है, CO2 H2O और एक ऊर्जा। ये प्रक्रिया यानी कि वायु की उपस्थिति के अंदर ग्लूकोज के अपघटन से यानी इसके अपचयन से CO2 है H2O तथा ऊर्जा प्राप्ति की प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। इसके बाद में एक पत्ती के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र। तो पत्ती के अंदर यूं बाहर की तरफ यहाँ एपिडर्मिस रहेंगी अपनी, ठीक है, बाहर की तरफ ये एपिडर्मिस, ठीक है, इसके अंदर की तरफ यूं वायुकोष वगैरह रहेंगे, ठीक है, और इसके भीतर की तरफ यहाँ पर अपनी क्या हो जाएगी, आंतरिक जो यानी कि मुख्य रूप से एंडोडर्मिस है वो रह जाएगी, एंडोडर्मिस रहेगी, अंतस्त्वचा रहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार की एक पत्ती की स्ट्रक्चर है वो रहेगी मुख्य रूप से। यहाँ पर जल संग्रह कोशिकाएं वगैरह हैं वो सारी द्वार कोशिकाएं वगैरह हैं वो पाई जाती हैं, रंध्रों के खुलने के लिए और बंद करने के लिए पाई जाती हैं। ये पत्ती का अनुप्रस्थ काट, इसका नामांकित चित्र बोर्ड कक्षा में आया हुआ एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। पादपों में भोजन तथा अन्य पदार्थों के स्थानांतरण को समझाइए। तो पौधों के अंदर भोजन और अन्य पदार्थ हैं वो किसके द्वारा, जाइलम ऊतक के द्वारा, जाइलम ऊतक के द्वारा परिवहन इनका, भोजन और अन्य पदार्थ हैं उनका जाइलम के द्वारा, जल है उसका संवहन होता है। मुख्य रूप से भोजन वगैरह का संवहन है वो फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है, ठीक है। तो फ्लोएम ऊतक के द्वारा कैसे होगा, फ्लोएम ऊतक के अंदर इस प्रकार से यूं चार्ली नलिकाएं पाई जाएंगी, ये पट पाया जाएगा, ये चार्ली नलिकाएं, इसके साथ साथ में इस प्रकार से यूं सहायक कोशिकाएं होंगी, ठीक है, ऐसे सहायक कोशिकाओं के केंद्रक हैं, उसी से ये चार्ली कोशिकाएं हैं वो अपनी क्रियाविधि को संचालित करेंगी। अब देखिएगा, मुख्य रूप से भोजन है जो पत्तियों के अंदर बना हुआ भोजन है वो इन चार्ली नलिकाओं की सहायता से और क्या करेगा, पौधे के सभी भागों तक ही पहुंचेगा। तो मुख्य रूप से इसके स्थानांतरण के अंदर कौन सा ऊतक है, फ्लोएम ऊतक है वो सहायता करता है। इसकी चार्ली नलिकाएं, सहकोशिकाएं, फ्लोएम मृदुतक वगैरह हैं वो इसके अंदर अपना रोल अदा करते हैं। उसके बाद में ये श्वसन किसे कहते हैं, यही क्वेश्चन दोबारा है। उसके बाद में श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र और श्वसन की क्रियाविधि समझाइए। तो मुख्य रूप से क्या होता है, फेफड़े जो हैं उनके अंदर श्वास नासारंध्र के द्वारा या नासा मार्ग के द्वारा श्वास को अंदर लिया जाएगा और अंदर लेकर के और उसके बाद में देखिए इस प्रकार से यहाँ नोस्ट्रिल नासारंध्र के द्वारा और ये मुख और इस प्रकार से यूं अंदर आएगा और जो श्वास नली यहाँ पर अपना जो कंठ वायु द्वार वगैरह है वो बने हुए होते हैं।
इसके बाद में यहाँ पर ये सी आकार के उपास्थि छल्ले इसके अंदर हैं, दोनों तरफ श्वसनिकाएं विभक्त होंगी, ये फिर आगे और नलिकाओं के अंदर विभक्त होगी। यहाँ पर अपने क्या पाए जाएंगे, फेफड़े पाए जाएंगे। यहाँ पर डायफ्राम लगा हुआ होता है, तनुपट लगा होता है, पंसलियां होती हैं, यहाँ पर 12 जोड़ी पंसलियां लगी हुई होती हैं। अब देखो होता क्या है, ये तो श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र हुआ। नामांकित के अंदर यहाँ पर ये अपना बायां फेफड़ा, दायां फेफड़ा है ना, बायां फेफड़ा है, उसके अंदर कितने 2 लोब पाए जाते हैं, इधर इसके अंदर 3 लोब यानी कि 3 खंड होते हैं, इसके 3 हिस्से होते हैं, पसलियां पाई जाती हैं, डायफ्राम पाया जाता है, श्वास नाल होती है, नासारंध्र होते हैं, ये सभी चीजें हैं वो अपन इसको नॉमिनेट कर देंगे अलग अलग। अब इसकी मैकेनिज्म के अंदर क्या है कि जब जो ये पसलियां हैं वो बाहर की तरफ खींचती हैं और जो डायफ्राम है वो जब नीचे की तरफ जाता है तो वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगा। वक्ष गुहा का आयतन बढ़ने के ऊपर बाहर की ऑक्सीजन युक्त जो वायु है वो अंदर आएगी। अंदर जो वायु कूपिकाएं हैं लास्ट में यहाँ पर यूं जो इसके लंग्स का युक्त क्षेत्र पर बढ़ाती है, पूरा इस प्रकार की स्ट्रक्चर है वो पाई जाती है, पूरा जाल सा पाया जाता है। उसमें ऑक्सीजन है वो एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, ब्लड के अंदर मिला दी जाएगी, CO2 है वो वापस बाहर निकलेगी। वापस बाहर निकलने की प्रक्रिया तब होगी जब ये पेशियां अंदर की तरफ आएंगी और डायफ्राम वापस ऊपर की तरफ उठेगा। तो ऐसा होने पर वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाएगा, फेफड़ों के ऊपर दबाव बढ़ेगा, दबाव बढ़ने से जो CO2 है वो क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। तो ऐसी प्रोसेस है वो मुख्य रूप से श्वसन की मैकेनिज्म के अंदर घटित होती है। तो ये अपनी पूरी प्रक्रिया है। इस चैप्टर के अंदर मेन जो क्वेश्चन बनने वाले थे, जो टॉपिक थे, उनको अपन ने आज की क्लास के अंदर बिल्कुल रैपिडली रिवाइज किया। हो सकता है कि ये क्लास आपको थोड़ी सी फास्ट लगी हो तो इसके अंदर आप इसकी स्पीड को थोड़ा सा कम करके देख सकते हैं, और अगर अच्छी तरह से समझ में आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर स्पीड आपको कम लगे तो स्पीड बढ़ा करके भी आप देख सकते हैं। तो इस तरह से ये अपना जैव प्रक्रम वाला टॉपिक है, उसका ये रिवीजन विद क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं उनके लिहाज से कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर एक नया टॉपिक, नया चैप्टर लेकर के। तो महज अपन 15 दिन के अंदर ये 13 चैप्टर जो अपने हैं तो 15 दिन मैक्सिमम मानिए उसमें अपन रिवाइज कर लेंगे इनको, और अपना जो तैयारी का लेवल है उसको अपन परखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।